हर एक दर्द था, हर एक चीज़, लेकिन मुझे मिला कुछ भी। मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का दुख हो रहा था। वो दिन भगवान ना करे किसी बाप को या किसी माँ को देखना पड़े। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड निक्की भी पहले से काफ़ी बेहतर फील कर रही है। एंड सबको पता ही है कि इस समय इस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, बॉडी को रिकवर करने के लिए काफ़ी समय लगेगा। बट पूरा भरोसा है निक्की की हिम्मत पे, आप सबके आशीर्वाद और प्यार पे, कि निक्की हमारी जल्द ही रिकवर होके पहले की तरह हम सबके बीच होंगी। और ये वीडियो निक्की ने जैसा अपने लास्ट वीडियो में बताया कि इस वीडियो में लास्ट वीडियो में ही इनफैक्ट हम शेयर करना चाहते थे आप सबके बीच क्या प्रॉब्लम थी, कैसे क्या हुआ, एंड चीज़ें कहाँ तक ठीक थी, कहाँ चीज़ें जाके ख़राब हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा भी होगा पिछली वीडियो में मेरा फ़ोन, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड होते होते ही वो मेरा फ़ोन बजा था। आपने अगर नहीं ध्यान दिया होगा तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा। मेरा फ़ोन बजा था और उस फ़ोन पे फिर से एक बुरी खबर हम लोगों को मिली। और बुरी खबर ये थी, हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया। एक नानी थी हमारी, वो चली गई इस दुनिया से। काफ़ी समय से बीमार थी, 95+ ईयर्स वो हो चुकी थी वो भी। और उनका आज देहांत हो गया दोपहर में। तो इसलिए वो वीडियो शूट करते करते बीच में ही ऐसे जाना पड़ा और हम अपनी पूरी बात अपनी ऑडियंस के साथ नहीं शेयर कर पाए। तो इसलिए हमने सोचा, क्योंकि बहुत लोग बहुत कंसर्न हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा ठीक भी नहीं लग रहा है हमारे पार्ट पे। और दूसरा हमारा एक मकसद ये भी है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, ताकि भगवान ना करे, वैसे तो हम कभी हमेशा दिल से हम यही चाहते हैं कि इस तरीके की स्थिति भगवान कभी किसी के सामने ना लेकर आए और कभी इस कठिन परिस्थिति में किसी को लाकर खड़ा करे। लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस परिस्थिति से गुजरे हैं, और आदमी जब एक एक चीज़ सुन रहा था, समझ रहा था, तो आज की दुनिया में स्पेशली हम लोगों को जब कोई चीज़ जाननी होती है, किसी चीज़ के बारे में समझना होता है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है यूट्यूब पर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है उन सारी चीज़ों पे। तो वही चीज़ ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक वीडियो हमें बनानी चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड, ताकि जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले। और इन फ्यूचर अगर कोई इन्फॉर्मेटिव पर्पस से इस टॉपिक पे, इस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसको शायद हमारे वीडियो के माध्यम से कोई किसी प्रकार का हेल्प हो पाए। तो वो भी एक मकसद था ये वीडियो बनाने का। तो बात करते हैं, जैसा निक्की ने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बता ही दिया कि निक्की प्रेग्नेंट थी, उन्होंने कंसीव किया। एंड बिल्कुल शुरू से अगर शुरुआत करें तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये एक प्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं थी। और क्योंकि आप सबको पता है सिचुएशन में ये सब कुछ हुआ कि जब ऑलरेडी हमारे घर में हमारी नानी जी की डेथ हुई थी, हम लोग गांव थे, इन सारी सिचुएशन में हमें नहीं पता चला प्रेगनेंसी का। बॉडी में बहुत सारे चेंजेस थे, तो वो हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब मेंटली स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, या मतलब ध्यान निक्की काफ़ी समय से आप लोग देख ही रहे थे, निक्की की तबीयत भी मतलब ठीक नहीं चल रही थी, और समय के साथ वो और ख़राब होती गई। तो वो समझ नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे चल भी रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप कहिए। तो आदमी का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था ये किस वजह से हो रहा है, किस नहीं। फिर मेरी नानी वाला हादसा हम लोगों के साथ हुआ, उसमें हम लोग बहुत टूट गए, पूरा परिवार बहुत निराशा में था। तो वो सारी चीज़ों में आदमी का मतलब मैं यही कहूँ अगर कि प्लान प्रेगनेंसी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब हम अपने गांव से लौटे उसके कुछ समय बाद हमें ये सारी चीज़ें पता चली, तो बहुत खुश थे हम लोग। और मेरे ख्याल से दुनिया का हर वो कपल इस न्यूज़ को सुनकर खुश नहीं, मेरे ख्याल से शायद वो साथ में आसमान पर होगा जब इस तरीके की न्यूज़ उसके सामने आती है। वही हाल हम लोगों का भी था। हमारी एक बेटी है, लेकिन जी हाँ, हमें एक दूसरे बच्चे की चाहत है, और उसी वजह से हम बहुत खुश हुए वो न्यूज़ जब हमारे सामने आई। मतलब ऐसा प्लान नहीं किया था। और कहीं ना कहीं
मेरे अंदर एक ये जब ये न्यूज़ मेरे सामने आई तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी थोड़ी ज़्यादा लेवल की हुई, क्योंकि मैं अपनी नानी से बहुत क्लोज़ था। और मेरी नानी के जाने के बाद जब ये चीज़ सामने आई तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये शायद मेरी नानी का अंश के रूप में हमारे सामने मेरा परिवार का एक हिस्सा बनने जा रहा है, या फिर मेरी नानी का आशीर्वाद है। क्योंकि आप सब ने जो हमारे ब्लॉग्स कंटिन्यू देखते हैं उन सबको पता होगा, मेरी नानी जब बेड रिडन हो गई थी तो उन्होंने एक होली वाले ब्लॉग में एक आशीर्वाद दिया था मुझे, और ये उनकी लास्ट कामनाओं में से एक कामना थी कि सुमित का एक सेकंड बेबी भी हो जाए। और तो ये न्यूज़ जब हमारे सामने आई तो मुझे कहीं ना कहीं यही लगा कि यार ये ज़रूर से ज़रूर मेरी नानी का आशीर्वाद है, और जो फलीभूत होगा मुझे उसमें कोई आशंका कोई शंका नहीं थी, और इसलिए हम बहुत खुश हुए। लेकिन क्योंकि धनवी से पहले जो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, आप सबको पता है, या हो सकता है जो लोग हमसे ऑफ लेट मतलब थोड़ा समय बाद जुड़े हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होगी, तो उनको बताना चाहेंगे कि हमारी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी भी एक मिस्ड अबॉर्शन था, क्योंकि उसमें बच्चे का हार्ट बीट नहीं आया था। तो इस बार सबसे बड़ा चैलेंज वही था, क्योंकि आदमी अपने अतीत से आगे ज़रूर बढ़ जाता है लेकिन अतीत को भूलता कभी नहीं है। चाहे आपका अतीत में अच्छी चीज़ें हुई हों या बुरी चीज़ें हुई हों, अपना अतीत कोई नहीं भूलता, और मुझे ऐसा लगता है कि अपने अतीत को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। आपका अतीत आपको बहुत सारी कड़वी यादें तो देता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी सिखाता है। तो इस बार भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो एक बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ा प्रेशर था कि इस बार क्या होगा। और जब 6 वीक का समय कंप्लीट हुआ, निक्की का वो फर्स्ट स्कैन था, और मतलब मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं डर के मारे मैं स्कैन कराने भी नहीं गया निक्की के साथ। ये एक बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन है। और निक्की और मम्मी गए, और भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से, जब हमने निक्की और मम्मी ने बेबी का हार्ट बीट सुना तो मतलब जो खुशी था ना, वो कहीं अगर मल्टीफोल्ड बढ़ गया, 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, या 1000 गुना ज़्यादा, या लाख गुना ज़्यादा शायद, वो उस टाइम पे हमारा खुशी का जो पैरामीटर था वो पहुंचा। और बहुत बड़ा, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिसका पास्ट में ऐसा एक ख़राब एक्सपीरियंस रहा हो और वो हर्डल अगर वो पार कर जाए तो एक बहुत उम्मीद बन जाती है इंसान के अंदर में। तो वो वैसे ही कुछ हम लोगों का हाल था, और बहुत खुशी हुई। फिर मम्मी ने मुझे फ़ोन करके हॉस्पिटल से बताया कि बच्चे का हार्ट बीट आ गया, स्कैन में डॉक्टर ने बोला सब कुछ है, ये वो। उस दिन भी मेरा सबसे पहला ध्यान मेरी नानी की तरफ गया, क्योंकि मेरी नानी चली गई हम लोगों के बीच, ऑलमोस्ट 3 महीना होने जा रहा है। लेकिन मेरी नानी, मैं शायद ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता अपनी नानी को। मैं अपनी नानी से इतना ज़्यादा क्लोज़ था, और मेरी नानी भी मुझे बहुत मानती थी। तो उस दिन भी मुझे लगा कि मतलब सही में कहा जाता है कि मतलब जिस एज में मेरी नानी गई हैं इस धरती से, उस एज में इंसान भगवान का रूप लेके ही शायद जाता है। और उनका आशीर्वाद इस तरीके से मेरे सामने एकदम साक्षात दिख रहा था, तो मतलब एक अलग से ही अंदर से मतलब क्या कहूँ, वो शायद इमोशन में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। इस तरीके की कुछ चीज़ें उन दिनों हमारी ज़िंदगी में चल रही थी। समय बीतता गया, निक्की का जो नॉर्मल एक प्रेगनेंसी में जो मेडिसिन्स वगैरह चलती हैं वो चल रही थी। एंड इसी बीच निक्की को फिर से जो धनवी वाला इशू था, जो प्रेगनेंसी में, मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, पता नहीं लोग उसको किस तरीके से लेंगे, लेकिन आप सबको पता है निक्की अभी इतना ज़्यादा बोल नहीं पा रही हैं। सोचा हमने यही था कि थोड़ा सा हम भी इस चीज़ से बाहर निकल जाएं, थोड़ा सा निक्की बोलने में कंफर्टेबल हो जाएं, तब ये वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि क्यों हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं अभी। तो मुझे मतलब जैसे धनवी के टाइम पे मेरे को कंटिन्यू 7-8 महीने ब्लीड का इशू रहा था, और वो इस टाइम पे भी शुरुआती दिन में शुरू हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं था। तो उसके लिए हम लोग परेशान थे। फिर हमने उस टाइम पे डॉक्टर के चक्कर लगाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस टाइम पे लेकिन ऐसा निक्की का इस बार बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आई थिंक 2-3 दिन हुआ, और फिर हम इंजेक्शन ठीक हो गया। डॉक्टर ने फिर उसको 2-3 वीक्स तक के कुछ इंजेक्शंस बताए, और एक हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। जिस टाइम मैं एडमिट हुई थी उसी टाइम की बात है। तो वो डॉक्टर ने 2-3 वीक तक उसका कोर्स किया, और उससे फिर निक्की का इशू वो रिज़ॉल्व हुआ। तो
वो टेंशन एक पैदा हुई, 2-3 हफ्ते वो टेंशन ख़त्म हुई। और कहीं ना कहीं क्योंकि आदमी अपनी खुशी जो अपने करीबी होते हैं, अपने जो चाहने वाले होते हैं, जो आपके सुख दुख के साथी होते हैं, उससे ज़रूर शेयर करना चाहता है। लेकिन पता नहीं हम इसको अपनी ख़राब किस्मत कहें या फिर क्या, लेकिन कभी शायद हमारी प्रेगनेंसीज जो है वो ऐसा मौका ही नहीं हो पाता कि हम स्टार्टिंग से ही किसी को बता पाएँ या कुछ अपनी चीज़ें शेयर कर पाएँ, क्योंकि कभी ना कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो फिर वो इशू हुआ निक्की के साथ, फिर वो सारी चीज़ें 2-3 हफ्तों में ठीक हुई, रिकवर हुआ। फिर डॉक्टर ने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक अर्ली स्कैन होता है जिसमें बच्चे की न्यूकल ट्रांसलुएंसी और 2-4 चीज़ें और वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अर्ली स्कैन निक्की का होना था। वो जून आई थिंक 8 या 10 जून के अराउंड हुआ था। एग्जैक्ट डेट मुझे शायद 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। उस बीच में अपने घर भी चली गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। निक्की काफ़ी कमज़ोर भी हो रही थी, निक्की का वेट भी कम हो रहा था प्रेगनेंसी में, वो सारी चीज़ें थी। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली प्रेगनेंसी के दौरान वेट कम होता है। निक्की को एक्सट्रीम वॉमिटिंग होता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था। और जनरली सबको पता ही है, जो मैरिड कपल्स होंगे, जो लेडीज़ होंगे, उनको पता ही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनका वेट कम होता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद उनका वेट बढ़ना शुरू होता है। तो हमें यही लगा कि यार ये तो नॉर्मल सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी में जो ऑलमोस्ट हर लेडी को होते हैं, इससे शायद निक्की को भी ऐसा हो रहा होगा। लेकिन निक्की के मम्मी पापा ने कहा कि भाई निक्की को थोड़े दिन के लिए यहाँ भेज दिया जाए एंड ऑल। फिर निक्की अपने मायके गई, वहाँ रही, वहाँ सब कुछ हुआ। वहाँ से फिर जब जून में आई थिंक 8 या 10 जून के आसपास की बात है, शायद 2-4 दिन आगे पीछे कुछ हो सकता है, तो डॉक्टर ने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अर्ली स्कैन था वो किया। और जो रेडियोलॉजिस्ट थे, मतलब जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने हमें एक चीज़ बताई। मुझे भी बुलाया गया अंदर उस टाइम पे वो स्कैन के लिए, क्योंकि सैटरडे का दिन था, तो वो स्कैन के लिए मैं और निक्की गए थे और धनवी को घर पे छोड़ के गए थे। और फिर रेडियोलॉजिस्ट ने हमें बुलाया। रेडियोलॉजिस्ट ने हमें स्क्रीन पे वो जब अल्ट्रासाउंड कर रहे थे और वो सारी चीज़ें दिखाई और उन्होंने हमें समझाया कि जब एक बच्चा बन रहा होता है, एक बच्चे का जब फॉर्मुलेशन होता है कंसेप्शन के बाद, मतलब जब माँ कंसीव कर लेती है उसके बाद, तो उसमें स्टार्टिंग में उसका जो पूरा बॉडी फॉर्मेशन होता है वो एक फ्लूइड के फॉर्म में ही होता है। और वो फ्लूइड फिर धीरे धीरे जब एक पूरा बच्चे का आकार ले लेता है, एक पूरा इंसान का आकार ले लेता है, तो धीरे धीरे उसमें बोन फॉर्मेशन होने लगती है और जो बच्चे का स्ट्रक्चर है वो हार्ड होने लगता है। तो उसमें जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अर्ली स्कैन होता है उसमें एक न्यूकल ट्रांसलुएंसी एक कॉन्सेप्ट मैंने जाना इस दौरान, जिसको आप लोग अगर गूगल करेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारी मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा आपको वो वीडियोस ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो उसमें बच्चे का जो स्पाइन होता है, जो स्पाइनल बोन होती है, वहाँ पे भी, क्योंकि जनरली होता है ऐसा है कि बच्चे का जो बॉडी फॉर्मेशन होता है अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वो फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड फिर जैसा मैंने बताया धीरे धीरे बोन फॉर्मेशन होने लगता है और बच्चे का स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड होने लगता है। तो स्पाइन में जो फ्लूइड भरा होता है उसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस होनी चाहिए, और वो थिकनेस वो जनरली आई थिंक 2 mm या 2.5 mm होनी चाहिए। और अगर बेबी की थिकनेस, बेबी की न्यूकल ट्रांसलुएंसी की थिकनेस, न्यूकल ट्रांसलुएंसी मतलब जो स्पाइन में जो आपका फ्लूइड है उसकी थिकनेस कितनी है, और अगर वो 2.5 mm से ज़्यादा है अगर उसकी थिकनेस, तो डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं जनरली कि हो सकता है आगे चल के बच्चे में किसी तरीके का कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर कोई डाउन सिंड्रोम का इशू ना हो। तो उस स्कैन में, वो सेकेंड स्कैन था निक्की का, उस स्कैन में डॉक्टर ने, रेडियोलॉजिस्ट ने हमें बताया, फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया, वो हमें टर्मिनेशन के लिए बोल दिया। और क्योंकि वो न्यूकल ट्रांसलुएंसी की जो थिकनेस थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, थोड़ी नहीं मतलब जितनी मिनिमम थी उससे काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो आई थिंक 4.5 mm के आसपास था। तो वो डॉक्टर ने, रेडियोलॉजिस्ट ने पहले कहा कि आपको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देनी चाहिए, फिर सेम चीज़ डॉक्टर ने रिपीट की। तो हम बड़ा परेशान थे, बड़ा मतलब एक झटका सा लगा उस दिन, क्योंकि
जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इस दौरान जो भी चीज़ें हुई मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, मेरी नानी का आशीर्वाद है, नानी का आशीर्वाद है, इसको कुछ नहीं होगा। प्लस निक्की कंपैरेटिवली जो धनवी के दौरान इश्यूज फेस कर रही थी, वो उनसे चीज़ें काफ़ी बेहतर थी। हम बहुत खुशी थी एक उसमें। और डेफिनेटली जब निक्की से स्कैन के लिए गई, उससे पहले भी निक्की को कुछ ऐसा प्रॉब्लम, कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था, कुछ हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे, सब कुछ एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे ही लग रहा था। तो डॉक्टर ने जब वो चीज़ कही हमारे सामने, तो बहुत झटका सा लगा। और शायद हम दोनों एकदम मतलब ब्लैंक हो गए कुछ सेकंड्स के लिए, तो कि मतलब सडनली ये क्या हो गया। फिर भी हिम्मत रख के मैंने डॉक्टर से समझने की कोशिश की। काफ़ी देर बातचीत हुई। डॉक्टर से बातचीत में फिर यही चीज़ सामने निकल के आई कि क्योंकि मैं समहाउ इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि यार इस तरीके का ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में बार बार यही चीज़ चल रही थी, क्योंकि शुरू से मैंने अपनी ऑडियंस से भी मतलब मैं हमेशा अपने अलग अलग वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, मुझे अपने कर्मों पे बहुत विश्वास है। और वही विश्वास इस बार भी था दिल में, और उसी विश्वास से ये उम्मीद थी कि मेरे साथ इस तरीके से कोई गलत नहीं हो सकता। तो डॉक्टर से काफ़ी देर डिस्कशन करने के बाद चीज़ें पता चली, सामने आया कि डॉक्टर ने फिर हमें सजेस्ट किया कि अगर आप नहीं हैं कन्विंस, तो यू कैन गो फॉर अ सेकेंड कंसल्टेशन। आप एक दूसरा कंसल्टेशन ले लीजिए और फिर देखते हैं कि दूसरे डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिर इस पर हम आगे आप डिसाइड कर लीजिए। तो उन्होंने फिर हमें फ़ीटल मेडिसिन, प्रेगनेंसी में एक फील्ड होती है फ़ीटल मेडिसिन की, बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे। तो फ़ीटल मेडिसिन की एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार में, जसोला के पास। तो वहाँ उन्होंने रेकमेंड किया। और फ़ीटल मेडिसिन बेसिकली वो एक मेडिकल फील्ड में एक ऐसा वर्टिकल है जो कि पेट में पल रहे या पेट में बन रहे बच्चे के बारे में उसको क्या मतलब बच्चा कैसा है, उसके साथ क्या इश्यूज़ हैं, उसका क्या मेडिकेशन रहेगा, इस फील्ड में इस चीज़ को डील करता है फ़ीटल मेडिसिन जो एरिया है। और धनवी के टाइम पे भी हमने मतलब हमें यही बोला गया था कि धनवी के टाइम पे भी डाउन सिंड्रोम की दिक्कत हो सकती है। तो उस टाइम पे भी मतलब बहुत सारा ऐसा ही था। तो हमने ये डिसीज़न लिया था कि कोई बात नहीं, जैसा भी होगा जो भी होगा, मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी, बाकी हम लोग देख लेंगे कैसा है क्या है। तो इसी जिद पे हम धनवी को भी लेके आए थे और आज आप सबके सामने है धनवी। तो हमें ये भी लग रहा था कि हो सकता है डॉक्टर फिर वही चीज़ है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि डॉक्टर कंफर्म नहीं कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं आगे चल के ऐसा हो सकता है, मतलब वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, वो चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमने फिर सोचा था कि नहीं, हम इसको रखेंगे और हम सेकंड कंसल्टेशन लेंगे। और अगर सेकंड टाइम पे भी डॉक्टर बोलेगा कि आपको अबॉर्शन कराना है, तब भी मतलब हमारा ये था कि नहीं, हम नहीं कराएंगे, हम रखेंगे। फिर हमें जो निकी गायनोकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने अपोलो में डॉक्टर अनीता कॉल है, अपोलो की हेड है वो फ़ीटल मेडिसिन की, उनके पास रेफ़र किया। और हम अपने रिपोर्ट्स लेके उनके पास पहुँचे 2 दिन बाद, और उनके सामने सब कुछ डिस्कशन वगैरह किया। तो डॉक्टर अनीता कॉल ने हमें बताया कि जो स्कैन होता है, स्कैन के बेसिस पे 20 to 30% हम ये एज्यूम करते हैं, या 20 to 30% चांसेस होते हैं कि शायद न्यूकल नहीं सॉरी आई एम सॉरी डॉक्टर अनीता ने हमें ये बताया फिर कि अगर न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी में एक सेकेंड पर तो जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे, फ़ीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो थी, उनके सामने हमें निकी की सारे रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए, स्कैन वगैरह दिखाया, सब कुछ। तो उन डॉक्टर ने हमें बताया कि न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी अगर किसी फीटस में या किसी फीटस में यस की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा आती है, जो कि एक नॉर्मल रेंज होता है उससे, तो उसमें 20 to 30% प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि जो आपका बच्चा है उसमें कोई डाउन सिंड्रोम या फिर आगे चल के उसमें किसी तरीके की दिक्कत होगी। अगेन वो एक अजम्पशन है, वो एक प्रोबेबिलिटी है, वो एक अनुमान है कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, वो श्योरिटी नहीं होती है। तो हमने चीज़ें डॉक्टर से कंसल्ट की, फिर डॉक्टर ने हमें समझाया कि सिर्फ स्कैन के बेसिस पे हम इस चीज़ को कंक्लूड नहीं करते हैं कि हाँ आगे चल के बच्चे में कोई दिक्कत होगी ही होगी। एक अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी में वो किसी के स्कैन में वो इशू आता है तो उसके बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और वो सेकंड स्टेप माना जाता है। और फिर थर्ड स्टेप होता है बायोप्सी करने का,
और अगर इन तीनों ही टेस्ट में यानी कि स्कैन में, आपके ब्लड टेस्ट में और आपकी बायोप्सी में, अगर तीनों ही चीज़ों में इस तरीके का इशू आता है तो फिर ये कंफर्म माना जाता है कि हाँ, बच्चे में कोई क्रोमोजोनल डिसऑर्डर है या फिर किसी तरीके का डाउन सिंड्रोम का इशू आगे डेवलप हो सकता है। डॉक्टर के कहने पे फिर से हमारे अंदर एक उम्मीद बंधी, क्योंकि अभी जो इशू हमारे सामने आया था उससे डॉक्टर ने बताया हमें कि 20 से 30% प्रोबेबिलिटी है कि आगे चल के दिक्कत हो। तो आदमी के अंदर था कि यार 70 से 80% तो यही चांसेस है कि बच्चा हेल्दी होगा। तो हमें लगा कि यार ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको हम ज़रूर ओवरकम करेंगे और भगवान ज़रूर हमारे साथ है। तभी भगवान ने ये खुशी हमें दी है और भगवान इस खुशी को सुरक्षित भी रखेंगे। फाइनली डॉक्टर ने हमें ये कहा कि अभी हम डॉक्टर ने भी कहा और कहीं ना कहीं हमारा डिस्कशन भी यही हो रहा था कि हमने उसी दिन ब्लड टेस्ट कराया और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हम 2 वीक्स तक रुकते हैं और 2 वीक्स के बाद हम फिर से एक स्कैन करेंगे पहले, और स्कैन में देखने के लिए, क्योंकि कई बार ये जो फ्लूइड वाला पार्ट मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे इसकी थिकनेस भी कम होती है और बच्चे की बॉडी से फ्लूइड लेवल भी कम होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी थोड़ा और समय 2 हफ्ते तक वेट करते हैं, हो सकता है इस 2 हफ्ते में फ्लूइड का लेवल कम हो जाए या इस तरीके की चीज़ें हों और उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाए या फिर बोन फॉर्मेशन हो जाएगा, तो थोड़ा सा और चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। हमने भी कहा कि चलिए 2 हफ्ता रुक के ही देखना जाना चाहिए और उसके बाद फाइनली वो 2 हफ्ते का समय 21 जून हम सबके सामने आया और 21 जून को भी हम इस बीच जो भी दर पे हम जाके माथा टेक सकते थे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग सकते थे, भगवान से गुहार लगा सकते थे, वो हमने की। आप सबने देखा होगा और फाइनली वो 21 जून का दिन हमारे सामने आता है और मैं और निक्की जाते हैं स्कैन कराने के लिए। हमारा जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट्स आ जाती है, उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती है, उसमें कोई इशू नहीं होता है। तो फिर से एक खुशी बनती है कि यार चलो एक कठिनाई या एक पड़ाव जो था वो हमने पार कर लिया और फिर उसी उम्मीद के साथ हम स्कैन रूम में घुसते हैं कि सब कुछ ठीक हमारे सामने है। लेकिन होता सब कुछ सोच के विपरीत है। उस दिन जब स्कैन होता है तो डॉक्टर जो एक मतलब जूनियर कहूँ या फिर जो मेन डॉक्टर नहीं थे, जो रेडियोलॉजिस्ट उनकी टीम के ही थे एक्चुअली, तो उन्होंने जब स्कैन वगैरह किया 20-25 मिनट 30 मिनट तक चलता रहा। एंड इनफैक्ट उस दिन क्योंकि मैं भी वहीं था निक्की के साथ स्कैन रूम में, तो मुझे भी स्क्रीन पे क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। हालांकि इससे पहले जो स्कैन हुआ था निक्की का, वो उसमें बहुत अच्छे से बच्चे का फॉर्मेशन, बॉडी सब कुछ दिख रहा था। उस दिन मुझे भी नहीं पता चल पा रहा था कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, कैसे हो रहा है। उन डॉक्टर से हम पूछ रहे थे तो वो बहुत क्लियर कुछ बता नहीं रहे थे। फिर उन्होंने जो सीनियर डॉक्टर थी, जो डॉक्टर अनीता कॉल में, जिनका नाम बार बार ले रहा हूँ, उनको बुलाया और उन्होंने फिर 5-10-15 मिनट स्कैन किया, वो सारी चीज़ें देखी और फिर फाइनली उन्होंने बताया कि जो बेबी है उसकी हार्ट बीट चल चुकी। तो आदमी हम गए तो बहुत उम्मीद से थे, बहुत कुछ ध्यान में रख के कामना लेके गए थे, लेकिन जब ये पता चला कि बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं रही तो आदमी वहीं बहुत टूट गया। निक्की का भी बहुत बुरा हाल था रो रो के। मैं इसीलिए ये शेयर नहीं करना चाहता था अभी। आदमी को उस टाइम पे ऐसा ही फील हो रहा था कि यार आए तो हम कुछ और चीज़ चेक करने थे, ये हो क्या गया। मतलब क्योंकि हम तो न्यूक्लियर ट्रांसफ्लुएंसी का जो लेवल है वो इम्प्रूव हुआ है, वो बेटर हुआ है, वो वर्स हुआ है, वो चीज़ चेक करने गए थे। लेकिन ये तो हमारे सामने आ रहा है कि बच्चे का हार्ट बीट ही चला गया। इतने सवाल थे दिमाग में, डॉक्टर से पूछा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब इससे जो पहले चीज़ें थी तो उसको लेके था कि यार चीज़ें ठीक हो सकती हैं, एक उम्मीद थी कहीं ना कहीं, एक आस थी कहीं ना कहीं। लेकिन जब
जीव की एक जो हार्ट बीट होती है वही चली जाए तो उसके बाद आप क्या उम्मीद रखें। बहुत उसके बाद हम वहाँ से घर आते हैं। घर पे जब सब लोगों को पता चलता है तो घर में हम डायरेक्ट हॉस्पिटल गए थे, दूसरे वाले ऐसा उस एक ये तो जो हमारी डॉक्टर थी अपोलो हॉस्पिटल की, फिर उन्होंने कहा कि अब क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है तो अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है और अब फाइनली आपको ये अबॉर्ट ही कराना पड़ेगा। कब से गया है हार्ट बीट इसका कोई कंफर्मेशन नहीं बताया जा सकता है। आज ही गया है, एक दिन पहले गया है या कब गया है। तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि यार शायद होनी को यही मंजूर था, नियति ने शायद यही लिखा था। दुख बहुत था निक्की क्योंकि उस टाइम तुरंत टूट चुकी थी, निक्की को संभालना था और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार अब वो चीज़ हो चुकी है और वो चीज़ अभी भी निक्की के अंदर है, तो कहीं निक्की को, मेरी वाइफ को इस चीज़ से कोई और आगे चल के दिक्कत ना हो। तो इसका मेडिकल जो भी प्रोसेस होता है उसको कैसे जल्दी से जल्दी करा दिया जाए और कैसे उस चीज़ को ठीक करके निक्की से मतलब दूर कर दिया जाए। तो हम डायरेक्ट जो हमारा, क्योंकि वो फीटल मेडिसिन डॉक्टर थे, उन्होंने वापस हमें हमारे गायनोकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दिया। घर पे बताया गया सबका, जाहिर सी बात है बहुत दुख हुआ। घर में एकदम एक मातम जैसा माहौल था, लेकिन फिर भी मैं निक्की को बाहर हमारा जो क्लाउड9 वाला हॉस्पिटल है वहाँ लेके आता हूँ डॉक्टर से फ़ोन पे बात करने के बाद। और फिर जो है निक्की को 2 दिन की मेडिसिन देती हैं हमारी जो गायनोकोलॉजिस्ट है और 2 दिन की मेडिसिन के बाद 24 जून को आई थिंक 2 दिन का मेडिसिन उन्होंने दिया था कि मतलब मंडे को नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया था तो वो डीएनसी नहीं कर सकते थे। यस, जो प्रेगनेंसी था वो आई थिंक 13 वीक्स सम 4-5 डेज ऑलमोस्ट शायद 14 वीक्स तक का हो चुका था। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि डीएनसी बेसिकली जिसमें एक इवैक्यूएशन मशीन से सक करके और वैसे कंप्लीट किया जाता है वो नहीं हो सकता था। वो आई थिंक 10th वीक तक की प्रेगनेंसी के लिए ही होता है और इसमें डॉक्टर ने ये कहा कि रिस्क है क्योंकि बच्चे के कुछ बॉडी पार्ट्स के हो सकता है बोन फॉर्मेशन हो चुका हो, तो अगर इस तरीके से हम मशीन से सक करके उसको मतलब एक्सपेल करते हैं तो रिस्क होता है कहीं अंदर कोई बॉडी पार्ट रह जाए तो उससे आगे चल के मदर को रिस्क हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि फिर इसका जो प्रोसेस है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही हमें कराना पड़ेगा और क्योंकि निक्की वो नॉर्मल डिलीवरी का जो लेबर पेन होता है उन सारी चीज़ों से गुजर चुकी थी, इसलिए निक्की फिर से बहुत टूटी उस दिन, बहुत रोई, अपने डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैम मुझे इस तरीके से नहीं करना है, मैं वो पेन नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं वो पेन नहीं झेल सकती हूँ। लेकिन डॉक्टर ने हमें बहुत कुछ समझाया, बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बताई। 2 दिन का निक्की का मेडिसिन का जो कोर्स था उसको कंप्लीट करने के बाद हम निक्की को 24 जून को आई थिंक मंडे को 24 जून ही था, मंडे निक्की को हम एडमिट कराते हैं सुबह 10 बजे। मेडिसिन दिया गया था कि मतलब घर पे ही थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो इतना हार्ड मेडिसिन था कि 22 तारीख से मैंने उसको खाना स्टार्ट किया था और जब मैं वो खाती थी तो बिल्कुल होश ही नहीं रहता था कि ऐसा हो जाता था कि पूरी बॉडी हिल रही है, पता नहीं कौन सी मेडिसिन थी वो। अबॉर्शन पिल्स में से ही एक मेडिसिन थी वो, अनवांटेड किट के नाम से आती है एक्चुअली, मैनकाइंड कंपनी, वो दिया गया। और फिर मंडे को हम निक्की को हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराते हैं मॉर्निंग में और फिर आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे से निक्की का जो क्लिनिकल प्रोसीजर था अबॉर्शन का वो शुरू होता है। हमें ये सारी चीज़ें बहुत मजबूरी में करनी पड़ी क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ ठीक नहीं किया जा सकता था, सब कुछ इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था, सब कुछ इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो बस भगवान की मर्ज़ी मान के हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करके, जो कि हमारे लिए शायद अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन था एक्सेप्ट करना, लेकिन हमें मजबूरन करना पड़ा। और फिर हम आगे का जो मेडिकल चीज़ें होती है उसको लेके आगे बढ़ते हैं
और 11 साढ़े 11 बजे निक्की का जो भी मेडिसिन वगैरह डालना होता है वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं हॉस्पिटल में। और आई थिंक 2-3 घंटे बाद ही निक्की को जो लेबर पेन्स वगैरह होते हैं वो सब शुरू हो जाता है। और पूरा दिन बस इसी उम्मीद में कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। सोशल मीडिया पे हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं बोल सकते हैं, तो जो लेडीज़ डेफिनेटली इस प्रोसेस से गुजरी हैं उन सबको पता होगा। तो बस आदमी इसी तरीके से इंतज़ार कर रहा था लेबर पेन्स होने के बावजूद भी कि चीज़ें हो जाएगा, ये हो जाएगा तो निक्की ठीक हो जाएंगी, वो हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगी। और शायद ही मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा इंतज़ार था, ये सबसे भयानक इंतज़ार था, ये सबसे दर्दनाक इंतज़ार था, जो भी आप कहिए। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है और निक्की का दर्द जो है वो मतलब 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 30, 35, 100 पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है। और निक्की का वो दर्द देख के आदमी और मतलब मेरे को दुख इस बात का है कि मैंने हर एक दर्द सहा, हर एक चीज़, लेकिन मुझे मिला कुछ भी। मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का दुख हो रहा था, इसलिए मैं मेंटली भी इतना वो हो जा रही थी कि कुछ नहीं मिलने वाला है और तड़प इतना इंसान रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि डॉक्टर का क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि इसको हम नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस के थ्रू ही करेंगे और वो डॉक्टर का डिसीजन हमारी बेहतरी के लिए ही था। तो सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम मजबूर थे उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के लिए। और फाइनली घबराहट इतनी ज़्यादा इसलिए हो रही थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 20-22 घंटे का समय बीत चुका था और तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब बस निक्की दर्द निक्की का बढ़ता ही जा रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था और जो चीज़ होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही थी। करते करते शायद इसी दौरान हमारे जितने भी वेल विशर्स थे, हमारे जितने भी यूट्यूब पे लोग थे, हमारी फैमिली मेम्बर, सब कुछ जो कहीं मंदिर जा रहे हैं, भगवान के आगे माथा टेक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं हमारे लिए, वो सारी चीज़ें। और फिर सबकी दुआओं का असर होता है। निक्की का मॉर्निंग में 9:15 बजे के आसपास, शायद 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास निक्की का एक्सपल्शन होता है, यानी जो बेबी था वो बाहर आते हैं। एंड उसके बाद भी मुझे ये लगा क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बीइंग हस्बैंड, क्योंकि धनवी सिजेरियन है तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था नॉर्मल डिलीवरी और इन सब चीज़ों का। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो फीटस बाहर आ गया है तो अब बिल्कुल ठीक है। कुछ जो सिस्टर्स थे वो मुझे बता रहे थे कि जैसे ही फीटस बाहर आ जाएगा पेन कम हो जाएगा, निक्की ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा वो। तो जैसे ही फीटस बाहर आए मैंने देखा वो दिन भगवान ना करे किसी बाप को या किसी माँ को देखना पड़े। लेकिन क्योंकि उस समय निक्की का दर्द इतना ज़्यादा था तो शायद वो दर्द के अलावा जो बाकी गम थे, बाकी जो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि आप सबको पता है, ये कहा जाता है कि एक बच्चा एक माँ के पेट में पल रहा होता है और एक बाप के दिमाग में पल रहा होता है। और जो उम्मीद एक दिमाग में बनाई हुई थी और जो चीज़ सामने देखने को मिली, और इत्तेफाक ऐसा हुआ भगवान को शायद मुझे यही दिन दिखा रहा था कि जब फीटस बाहर आया तो सिर्फ मैं ही था उस रूम में और ना कोई सिस्टर, ना कोई नर्स, ना कोई डॉक्टर। और जब मैंने ही देखा सबसे पहले तो मुझे ही दिखा कि वो फीटस बाहर आ चुका है। और उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि चलो निक्की का जो दर्द है वो अब ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर डॉक्टर को बुलाया मैंने, नर्स को बुलाया, वो सारे वो लोग आए, उन्होंने देख के बताया कि हाँ फीटस बाहर आ चुका है। फीटस यानी मतलब जो बेबी था वो, जो भी बेबी बना हुआ था उसको फीटस बोला जाता है, तो वो बाहर आ चुका था। उसके बाद क्योंकि मैं पूरा इस दौरान मैं लगभग 70-80% टाइम मैं ही निक्की के पास होता था, अंदर लेबर रूम में जहाँ निक्की को रखा गया था, क्योंकि और किसी जेंट्स को अलाउ नहीं किया हुआ था, सिर्फ हस्बैंड को अलाउ किया हुआ था। और बाकी जो मदर्स थे, मेरी मम्मी, निक्की की मम्मी, वो लोग थे, मेरी मामी थी इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों के साथ। तो
तो वो लोग आ रहे थे जा रहे थे, कभी कोई रुक रहा था थोड़ी देर, कभी कोई रुक रहा था, इस तरीके से अलग अलग, जब जिसको मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग रुक रहे थे। और मैं इस दौरान देख रहा था कि नॉर्मल मतलब जो एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा था कि डॉक्टर्स कितने टाइम पे आ रहे हैं, सिस्टर्स कितने टाइम पे आ रही हैं, कब क्या हो रहा है क्या नहीं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही थी। लेकिन जैसे फीटस बाहर आया उसके बाद 2 नर्स वहीं खड़ी हो गई, वो हर 2-2 मिनट पे 1-1 मिनट पे चेक करने लगी। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी मतलब ऐसी लगी जो अभी तक नहीं हो रही थी। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा वो चलने लगा कि यार अभी तक ऐसा तो नहीं हो रहा था, ये अभी क्यों होने लगा। तो मेरे दिमाग में और गलत ख्याल आने लगे कि ऐसे क्यों हो रहा है, वो कहीं मेरी वाइफ को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कहीं कोई इस तरह। तो बहुत कंट्रोल करने के बावजूद मैंने फिर सिस्टर से पूछा कि सिस्टर क्या दिक्कत है, अब क्यों ऐसे, मतलब आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, अभी इससे पहले तक तो ये ऐसा नहीं हो रहा था, अभी आप कैसे क्यों कर रहे हैं, जबकि फीटस बाहर आ चुका तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो प्लेसेंटा है वो नहीं आया है और प्लेसेंटा अभी भी बॉडी के अंदर ही है। और जनरली ऐसा माना जाता है कि जब फीटस बाहर आ जाता है या नॉर्मल डिलीवरी जिन लोगों की होती है, तो जब बच्चा बाहर आ जाता है उससे 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का समय होता है जिसमें कि प्लेसेंटा को भी बाहर ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरली आना होता है। तो सिस्टर ने कहा कि क्योंकि फीटस आ चुका है इसलिए हम बार बार ये चेक कर रहे हैं कि प्लेसेंटा कैसे बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है उसके बाद ही ये पूरा प्रोसेस, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी का हो या इस तरीके से अबॉर्शन का प्रोसेस हो, वो तभी कंप्लीट माना जाता है। 10 मिनट बीतते हैं, 15 मिनट बीतते हैं, आधा घंटा बीतता है, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट 50 मिनट का समय बीत जाता है, लेकिन प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है। और फीटस बाहर आते ही निक्की का जो ब्लीडिंग इशू था वो कंटिन्यू होने लगता है। और डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आएगा ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। तो करीब 1 घंटे तक निक्की को उसी सिचुएशन को देखना पड़ा। और 1 घंटे बाद फिर डॉक्टर ने डिसाइड किया कि क्योंकि प्लेसेंटा नेचुरली बाहर नहीं आया है तो उसको सक्शन मशीन से ही बाहर निकाला जाएगा। और फीटस को बाहर निकालने में सक्शन मशीन से इशू था, प्रॉब्लम था, लेकिन प्लेसेंटा को बाहर निकालने में कोई रिस्क नहीं होता। तो डॉक्टर फिर निक्की को एनेस्थीसिया वगैरह देके, जिससे कि आपकी नीचे की बॉडी जो है या वो पर्टिकुलर पार्ट्स जो है वो प्रॉपर बेहोश कर दिया था, वो मतलब नम हो जाए, जिससे फील ना हो आपको किसी भी तरीके का। फिर मेरा कंसेंट वगैरह लेके निक्की को ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। वहाँ एनेस्थीसिया वगैरह देने के बाद फिर जो बाकी का प्रोसेस था वो सब कंप्लीट किया जाता है। और वो सब कंप्लीट करने के बाद निक्की, डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि निक्की का जो प्रोसेस है अबॉर्शन का वो कंप्लीट हो चुका है और सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, निक्की बिल्कुल ठीक थी। ये कहना कि तब जाके राहत मिली शायद गलत होगा ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन सही होगा ऐसा भी नहीं कह सकता, क्योंकि मन में जो अभी भी सवाल चल रहे थे कि ऐसा क्यों, उसका शायद जवाब नहीं मिल पा रहा था कि ऐसा क्यों, और शायद उसका जवाब पूरी ज़िंदगी में ना मिल पाए कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। लेकिन इस टाइम पे अब सिर्फ और सिर्फ निक्की को देखना था, निक्की अब कैसे रिकवर हूँ, कितनी जल्दी रिकवर हूँ, क्योंकि इतना दर्द और इतना पेन निक्की झेल चुकी थी कि मेरे को रिग्रेट हो रहा था कहीं ना कहीं, शायद आदमी होने के नाते मैं कहूँ या कैसे, क्योंकि मैं निक्की का पेन देखते हुए भी मैं निक्की की कोई मदद नहीं कर पा रहा था और बहुत हेल्पलेस लाचार की तरह मैं निक्की के सामने खड़ा था। जब मेरी बीवी मुझे दर्द में बोल रही थी कि मुझे इंजेक्शन दिलवा दो, मेरा दर्द कम कर दो, मेरा वो, लेकिन मेरी मजबूरी इस हद तक थी कि शायद मैं उस निक्की के दर्द को सिर्फ सुन रहा था, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। शायद वो भी मेरे कर्मों का फल था जो इस तरीके से अपनी लाइफ पार्टनर को परेशान देखता हुआ भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर निक्की 2-3 घंटे बाद जब निक्की से मिलते हैं, जब निक्की को थोड़ा सा होश आने लगता है, वो सारी चीज़, दर्द भी शायद निक्की का थोड़ा सा कम होता है, फिर रूम में शिफ्ट करने के बाद हम निक्की से मिलते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो एक बात की सिर्फ थोड़ी सी खुशी होने लगती है कि चलो अब निक्की आउट ऑफ डेंजर है, कोई ख़तरे की बात नहीं है। बॉडी में लॉस बहुत हुआ है, हर चीज़ से लॉस हुआ है, बहुत समय शायद लगेगा रिकवर होने में, लेकिन निक्की सामने थी, उस बात की एक खुशी थी। और
बस इसी बात से हम लोगों ने इस चीज़ को आगे और ज़्यादा सोचने का डिसाइड किया कि भगवान में बहुत आस्था रखते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं यही अपने आप को समझाया कि भगवान ने कुछ और बड़ा बुरा होने से रोक लिया, और यही शायद भगवान की मर्ज़ी थी। और ये सभी जानते हैं, एक बहुत फेमस कहावत है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। तो बस इसी उम्मीद में हम हैं कि ये हमारे मन का तो नहीं हुआ, लेकिन शायद भगवान के मन का हुआ, और शायद ये उससे अच्छा होगा जो हमारे मन का था। बस अब यही उम्मीद है, और निक्की से यही बार बार दिन रात मेरी फैमिली का हर मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि बेटा खाओ पियो और थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान रखो। और जो होना था वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही दुखदाई पल रहेगा। जब तक शायद हम जिएंगे तब तक का वो ऐसा पल रहेगा। इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत आती हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो गम उसने देखे होते हैं, जो दुख, जो कठिनाइयाँ देखी होती है उसने, वो शायद उसको भूल नहीं पाता है। इग्नोर ज़रूर करता है, उस पर ध्यान ना देने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन उसको भूल कभी नहीं पाता। तो वैसा ही कुछ है ये चीज़ हमारे साथ। लेकिन एक चीज़ का है कि यूट्यूब पे या जो भी परिवार है हमारा, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि इस तरीके की फैमिली हमारे पास है, इस तरीके के लोग हमारे साथ हैं। इस कठिन परिस्थिति में लोगों का जो लेवल था इमोशन का, मतलब मैं उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूँ। कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे कमेंट, कैसे कैसे मैसेजेस, कैसे कैसे सुझाव दे रहे थे, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो वो सारी चीज़ें देख के लग रहा था कि नहीं यार, अभी भी इंसानियत बाकी है, लोगों के अंदर दर्द अभी भी बाकी है, लोगों के अंदर हमदर्दी अभी भी बाकी है। और दिल बहुत खुश हुआ उस चीज़ को देख के। बहुत सारे निक्की के जो यूट्यूबर्स, जो कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं, वो लोग आए। आपने अलग अलग चैनल्स पे देखा ही कौन कौन हमसे उस दौरान मिलने आया, कौन कौन नहीं। और कुछ लोगों से मेरी भी पर्सनली मुलाकात हुई, कुछ लोगों से नहीं हो पाई। बस तो ये एक आई होप आप सबको अब हमारे इस क्या कहें ब्लैक जो ये एक इंसिडेंट था हमारी लाइफ का, उससे रिलेटेड जो आप लोगों के सवाल थे, वी होप कि हम वो सब अपनी ऑडियंस को समझा पाए हो। और बस यही उम्मीद करेंगे, यही कामना करेंगे कि आने वाले दिन जो है वो खुशियाँ लेके आए, और हमें इस गम से उबरने की ताकत और शक्ति दे भगवान। मैंने पिछले भी अपनी कुछ वीडियोस में कहा था, आज भी कहूँगा कि अपने कर्मों पे क्योंकि बहुत भरोसा है, तो आगे चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। मम्मी एक मिनट, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास, और वही भगवान आगे भी हमें बहुत कुछ देगा।